पहलगाम के वाक़ये को हमने कल पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि वहाँ पर एक अटैक हुआ है जो कि कश्मीर में एक सियासी मकाम है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया है, वहाँ पर 26 लोगों को मारा गया है। इसके ऊपर इंडिया ने कुछ अनाउंसमेंट्स किए हैं, कुछ एक्शंस लिए हैं जो कि इंडस वाटर ट्रीटी के फॉर्म में या सार्क वीज़ा एग्जम्पशन स्कीम के फॉर्म में उन्होंने कुछ सस्पेंशंस किए हैं, कुछ यूनिलेटरल कुछ ऐसे एक्शंस लिए हैं जो कि पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान को उसको सामना उन चीज़ों का या उन कंसिक्वेंसेस का सामना पड़ सकता है। इसके बरक्स आज पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान ने कौन से ऐसे रिएक्शन या कुछ ऐसे री अनाउंसमेंट्स किए हैं, उन अनाउंसमेंट्स के ऊपर या उन अनाउंसमेंट्स को जवाब देते हुए पाकिस्तान ने कौन से अनाउंसमेंट्स किए हैं। मैं हूं फिदा कक्कड़, आप सबको खुशामदीद अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज माइंड एक्सपेंशन पर। आखिर तक हमारे साथ वीडियो देखिएगा। कंक्लूजन में हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे और कुछ अपने एनालिसिस के मुताबिक कंक्लूजन भी देंगे। तो पार्ट 2 में हम सबसे पहले स्टार्ट ये करेंगे कि इंडियन की तरफ से या इंडिया की तरफ से जो अनाउंसमेंट्स हुए थे इंडस वाटर ट्रीटी के, उस अनाउंसमेंट को पाकिस्तान ने कौन सा जवाब दिया। जो NSC के मुताबिक यानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मुताबिक उन्होंने अनाउंसमेंट किए हैं कि हम सबसे पहले अगर इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को क्या कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं, तो हम इसको एन एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे। यानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मुताबिक उन्होंने कहा कि हमारा फर्स्ट अनाउंसमेंट ये है कि हम इसको एन एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे। दूसरी जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की है पाकिस्तान ने वो हमारे पास है शिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट को पाकिस्तान ने सस्पेंड कर दिया। अब सस्पेंड से मुराद ये है कि वो कुछ मखसूस वक्त के लिए या शॉर्ट टाइम के लिए इसको सस्पेंड करते हैं, उससे पीछे हटते हैं। यानी अगर कोई एग्रीमेंट होता है दो ममालिक या दो पर्सन्स के दरमियान में, एक एग्रीमेंट होता है कि हम इस चीज़ पे राजी होंगे और इसके बाद ये चीज़ इस तरह नहीं होगा। अब अगर हम थोड़ा सा शिमला एग्रीमेंट को हिस्टोरिकली डिस्कस करें तो फिर समझ आ जाएगी कि अगर पाकिस्तान ने इसको सस्पेंड किया तो इसमें पाकिस्तान का क्या मकसद हो सकता है, इंडिया के लिए क्या ये खतरनाक है या इसके नताइज या इसके कंसिक्वेंसेस इंडिया को फेस करना पड़ सकता है या नहीं। देखो, जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था ये बेसिकली जुलाई 2 को, जो कि 1972 की बात है, ये बेसिकली इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के दरमियान ये एग्रीमेंट हुआ था। ये एग्रीमेंट क्यों हुआ था? ये एग्रीमेंट बेसिकली अगर हम तारीखी तौर पर 1971 का इरा डिस्कस करें, इस इरा में या इस टाइम फ्रेम में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक जंग हो गया। इस जंग का जो रिजल्ट निकला, ये बेसिकली एक मूवमेंट चल रही थी बांग्लादेश में, यानी अवामी लीग एक मूवमेंट चला रही थी कि बांग्लादेश के लोगों के साथ नाइंसाफियां होती हैं या इस तरह के उनको बेसिक राइट्स नहीं मिलते, हमें अलग किया जाए या हमें हकूक दिए जाए। तो हुआ ये कि इंडिया ने इस मूवमेंट को या अवामी लीग को या बांग्लादेश के लोगों को सपोर्ट किया, तो फिर एक जंग चढ़ गई। 1971 की बात है और रिजल्ट ये निकला कि बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। अब जब बांग्लादेश अलग हो गया, चूंकि वार और वार का जो रिजल्ट या कंसिक्वेंसेस होते हैं वो किसी भी मुल्क के लिए, इकोनॉमिकली यानी उनके माशियत पर बहुत ज्यादा असर करता है, इसलिए उन्होंने एक एग्रीमेंट किया जिसको हम शिमला एग्रीमेंट कहते हैं, जिसका बेसिक जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हम पीस को, अमन को, यानी कॉपरेशन को, ताउन को, इसी तरह जो बायलैटरली कुछ ऐसी चीजें होते हैं जो दोनों ममालिक के आपस में वो एक दूसरे के बगैर नहीं कर सकते। नहीं, जिस तरह आप ट्रेड को देख लें, ट्रेड एक दूसरे के बंद कर सकते हैं लेकिन मखसूस वक्त के लिए। परमानेंटली एक सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकता कोई मुल्क किसी चीज में, यानी अगर आप गंदम ले लें या कपास ले लें, कोई मुल्क अपनी सारी बेसिक जो नेसेसिटीज उनमें सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकता, उनको ट्रेड करना पड़ता है, दूसरे मालिक के साथ ट्रेड करना पड़ता है। तो शिमला जो एग्रीमेंट हुई थी उसका बेसिक मकसद ये था कि हम पीस से, फ्रेंडशिप से यानी कोलैबोरेशन से काम लेंगे, न कि जंग से। तो वहां पर एक और चीज भी डिस्कस या इंट्रोड्यूस होगा जिसको हम LOC कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी एक कश्मीर के इलाके में एक बाढ़ या इस तरह का कोई निशान उन्होंने लगा लिया कि इससे आर पार न हम इस तरह के कानून की खिलाफवर्जी करेंगे, फायर या इस तरह की जंग, या आगे बढ़ेंगे न इंडिया। तो शिमला एग्रीमेंट से पाकिस्तान पीछे हट रहा है और इसको सस्पेंड करने की तरफ वो जा रहा है। तो अब ये फिर ये हो सकता है कि जो LOC की तरफ पाकिस्तान कुछ भी करे, फायर करें या आगे बढ़े, क्योंकि वो उन्होंने अनाउंस किया कि हम शिमला एग्रीमेंट को हम सस्पेंड कर रहे हैं। अगर इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर सकता है तो पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि हम भी तो कर सकते हैं। अगर हमने ये एग्रीमेंट किया है बायलैटरली, हम यूनिलैटरली इसको सस्पेंड करते हैं। हाँ, ये बिल्कुल कानूनी तौर पर अगर इंडस वाटर ट्रीटी को इंडिया जो है वो सस्पेंड कर रहा है और इंडिया इंटरनेशनली या ICJ में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ये पाकिस्तान क्लेम कर सकता है, इसके यूनिलैटरली उन्होंने सस्पेंड किया। इसके बरक्स अगर पाकिस्तान शिमला एग्रीमेंट सस्पेंड कर रहा है तो इंडिया क्लेम कर सकता है। तो ये पाकिस्तान की अनाउंसमेंट्स में से जो सेकंड अनाउंसमेंट था वो यही जो शिमला एग्रीमेंट का अनाउंसमेंट था, जिसका मैंने हिस्टोरिकली बैकग्राउंड भी बता दिया कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है और हुआ क्यों, ये एग्रीमेंट बेसिकली हुआ क्यों। अब तीसरा जो अनाउंसमेंट है पाकिस्तान ने किया है वो है क्लोजर ऑफ वाघा बॉर्डर, यानी इस पर हम इस बॉर्डर को हम क्लोज करते हैं और इसका बेसिक मकसद ये होगा कि हम ट्रेड को, जो कि यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के शक्ल में ट्रेड हो रहा था, हम इसको क्या कर रहे हैं,
खत्म कर रहे हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जिसके अनाउंसमेंट पाकिस्तान ने की है वाघा बॉर्डर की, लेकिन ये दोनों ममालिक के लिए खतरनाक है अगर ट्रेड को आप रोक रहे हैं, क्योंकि दोनों ममालिक एक ग्रुप बेस्ड कंट्रीज है जिनका बुनियादी जो रेवेन्यू जनरेट होता है, पाकिस्तान का तो बुनियादी जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो 24% के करीब ये एग्रीकल्चर से है। इसी तरह इंडिया का भी एग्रीकल्चर भी बहुत ज्यादा है, उसी के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री में भी इंडिया का रेवेन्यू बहुत ज्यादा जनरेट होता है। तो ये जो थर्ड अनाउंसमेंट था पाकिस्तान की तरफ से NSC के मुताबिक, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मुताबिक, ये क्लोजर ऑफ वाघा बॉर्डर है। फोर्थ पाकिस्तान ने कहा कि हम एयरलाइन को बंद कर रहे हैं। यानी इंडिया, देखो जब ये अटैक हुआ था पहलगाम में, उस वक्त जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो सऊदी अरब थे और वहां उसके कुछ ऐसे ऑफिशियल्स जो काम थे उसकी तरफ वो गया था, लेकिन उसने पूरी तौर पर उनका जो एग्रीमेंट्स या वो वहां पे कर रहा था या कुछ ऐसी चीजें थी, उन्होंने उसको खत्म कर दिया, वापस आ गया, लेकिन उसने पाकिस्तान का ये रूट यूज नहीं किया क्योंकि पाकिस्तान ने इसको सस्पेंड किया था कि ये जो हम एयरलाइन इंडिया को दे रहे हैं हम इसको मजीद नहीं दे सकते। ये भी इंडिया के लिए यानी इंडिया अगर कोई एयरलाइन यूज करेगा किसी अदर सोर्सेज से या किसी दूसरे कंट्री का, तो उस पर कॉस्ट आता है, क्योंकि जब एक चीज लेंथी हो जाती है, एक सफर अगर लेंथी हो जाती है तो उस पर कास्ट जरूर आ सकता है। तो ये पाकिस्तान ये कदम ले लिया कि इंडिया, देखो एक दूसरे के खिलाफ वो इसलिए अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं कि हम उसको इकोनॉमिकली नीचा करें या उसको इकोनॉमिकली हम खराब कर दें। तो इंडिया भी कोशिश कर रही है और इसी तरह पाकिस्तान भी, उन्होंने कहा कि हम एयरफोर्स को या ये जो एयरलाइन है हम इंडिया को नहीं दे रहे हैं, तो इंडिया का अगर वो कोई भी जहाज या कोई भी ऐसा सफर वो जो अगर ये रूट से करेंगे तो वो लेंथी करेंगे, उस पर कॉस्ट जरूर आएगा, जो कि इंडिया के लिए नुकसानदेह है। उसके बाद पाकिस्तान ने एक और अनाउंसमेंट किया है जिसका मतलब है कि हम थर्ड कंट्री से, अगर थर्ड कंट्री से कोई ट्रेड होता है इंडिया के साथ, वो पाकिस्तान का रूट या पाकिस्तान का जो लैंड रूट है या सी रूट है या एयर रूट है वो यूज नहीं कर सकता। बिलफर्ज अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ अगर इंडिया अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करता है और पाकिस्तान का रूट यूज करेगा, तो पाकिस्तान ने कहा कि आपने ये रूट या ये रोड या एयर, चाहे वो एयर हो या बहरी हो या बरी हो, तो ये आप यूज नहीं कर सकते। ये भी एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो कि इंडिया के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि अगर आप बात करें कि सेंट्रल एशिया की यानी लैंड लॉक कंट्री लाइक अफगानिस्तान, उसकी तरफ अगर इंडिया ट्रेड कर रही है या वहां पर कुछ ऐसे वो अपने रेवेन्यू जनरेशन के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं, पाकिस्तान अपना रूट यूज करने नहीं दे रहा, तो इंडिया के लिए कॉस्ट बढ़ सकती है। जब कॉस्ट बढ़ती है तो उस चीज में ज्यादा मुनाफा जो कि रेवेन्यू जनरेशन में कभी आ सकती है। इसके साथ साथ हम अब बढ़ते हैं कुछ ऐसी चीजें जो हमने कल भी डिस्कस किए थे कि अब इसमें जो सुपर पावर्स है इनका क्या रोल है, क्या इंटरफेरेंस है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो अनाउंसमेंट्स हुए थे, इन अनाउंसमेंट्स में एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि पाकिस्तान ने ये भी अनाउंस किया था कि हम जिस तरह इंडिया ने सार्क वीजा एग्जम्पशन स्कीम को सस्पेंड कर दिया, इसी तरह पाकिस्तान ने भी सार्क वीजा स्कीम को, जो कि ये 8 कंट्रीज के दरमियान ये एक एग्रीमेंट हुआ था कि उनके ऑफिशियल्स जजेस जो हो गए या इसी तरह के पॉलिटिकल ऐसे बड़े बड़े लीडर हैं, उनको उनके वीजाज पर कुछ ऐसे स्टिकर्स लगाए जाते हैं जो उनकी कॉस्ट नहीं आती, वो फ्रीली और इजीली एक दूसरे मुल्क में वो सफर कर सकते हैं, वहां पर जा सकते हैं। तो दोनों हमारी की तरफ से ये सार्क वीजा, जिसको हम SVES के नाम से शॉर्टली लिखते हैं, सार्क वीजा एग्जम्पशन स्कीम के तहत पाकिस्तान ने भी इसको कैंसिल कर दिया। और इसके अलावा एक और भी अनाउंसमेंट है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो जो हाई कमीशन में हाई कमिश्नर के जो एरिया होता है पाकिस्तान में, यानी एम्बेसी की हम बात कर रहे हैं, तो इंडिया ने भी जो अपने वहां के जो काम करने वाले लोग थे 55 से वो 30 के ऊपर लेके आए। इसी तरह जो आपके मिलिट्री या एयरफोर्स के या फौज के ऐसे जो माहिर लोग होते हैं जो ट्रेनिंग के लिए वो यहाँ पर अगर पाकिस्तान के हाई कमीशन में मौजूद है इंडिया के और इंडिया के कमीशन में मौजूद है पाकिस्तान के, उन्होंने पूरी तौर पर उनको कह दिया कि आप पाकिस्तान जा सकते हैं, विद इन 48 आवर्स आप पाकिस्तान चले जाए और ये इंडिया का जो हाई कमीशन है वो आप छोड़ दें। तो पाकिस्तान ने भी जो कि इंडिया ने जो एक लफ्ज यूज किया इसके लिए, पर्सोना नॉन ग्रेटा, ये एक लफ्ज है जिसको हम कहते हैं पर्सोना नॉन ग्रेटा। इसका मतलब यह है कि हम मजीद वेलकम नहीं करते हैं। यानी अगर आपके एम्बेसी में जितने भी लोग हैं, क्योंकि ये हर एक मुल्क के लिए इंटरनेशनली एक चीज वाज़ेह है कि अगर दूसरे मुल्क का कोई एम्बेसी के फॉर्मेट में या कोई ऐसा मेहमान आता है तो उसको आपने वेलकम करना है, उसका हिफाजत सब कुछ उसी मुल्क के यानी उसकी जिम्मेदारी है। तो पाकिस्तान ने भी ये लफ्ज यूज कर दिया जिसको हम कहते हैं पर्सोना नॉन ग्रेटे। ये एम्बेसी में एक कोडिंग वर्ड यूज होता है जिसका बेसिक मकसद होता है कि हम आपको मजीद हाई कमीशन में या एम्बेसी में वेलकम नहीं करेंगे। तो चूंकि ये जो अनाउंसमेंट है पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन में या री अनाउंसमेंट आप कह सकते हैं, ये भी हो गए हैं। अब हम कंक्लूजन की तरफ आते हैं। कंक्लूजन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो ये है कि क्या कल भी हमने डिस्कस किया था कि जो सुपर पावर्स हैं इनका क्या रोल है। अगर हम सुपर पावर्स की बात करें, इससे पहले दुनिया एक यूनिलैटरल यानी यूनिपोलर वर्ल्ड थी दुनिया, यानी 1947 से और 1991 तक, यानी अगर आप देख ले कि यूएसए फॉर द लास्ट 130 इयर्स या 20 इयर्स वो सुपर पावर बन के आ रही है। 1991 से तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सुपर पावर बन गई जब सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गई, यानी रशिया को शिकस्त हो गया अफगानिस्तान में और वो रशिया डिवाइड भी हो गया, सोवियत यूनियन डिवाइड हो गया ताजिकिस्तान उज्बेकिस्तान की शक्ल में, और फिर रशिया जो है वो कोलैप्स कर गई।
और यूएसए बाज़ाब्ता तौर पर या हमें एक चीज वाज़ेह तौर पर नजर आ गई कि यूएसए अब सुपर पावर है, तो दुनिया पर यूनिपोलर वर्ल्ड बन गई, यानी यूएसए ही इस दुनिया को कंट्रोल कर रही थी। एक चीज वाज़ेह है कि अब दुनिया में एक चीज आ गई कि दुनिया बाइपोलर वर्ल्ड की तरफ चली गई, यानी उसके बरक्स, यानी यूएसए के मुकाबले चाइना एक स्टेट है जो कि चाइना इंगेज कर रही है दुनिया को अपनी ट्रेड से, अपने इस तरह की एक्टिविटीज में, यानी अपनी प्रोडक्शन इस तरह बना रही है, इस तरह चीजें बना रही है कि वो दुनिया को इंगेज कर रही है। दुनिया को चाइना की बहुत ज्यादा जरूरत है, उसी तरह यूएसए का भी बहुत जरूरत है। यूएसए कंट्रोल कर रहा है मुख्तलिफ एड्स के फॉर्मेट में, मुख्तलिफ ऐसी चीजें वो दुनिया के ऐसे ममालिक के जो कमजोर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनको दे रहे हैं। उनको जरूरत है, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए फिर आपको कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स या कुछ ऐसी चीजें मानना पड़ेगा जो कि आपकी कमजोरी होती है। तो इसलिए इस इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, एशिया में, अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, इस तरह के कमजोर ममालिक की अगर आप बात करें, तो ये जो सुपर पावर्स है वो अपनी इकोनॉमी को मजीद मजबूत करने के लिए, अपनी कंट्रोल को एंगेज करने के लिए वो इस तरह के ममालिक को यूज कर रहे हैं। ये हो सकता है अगर आप सीपेक में इस फॉर्मेट में आ जाए, तो सीपेक चाइना का एक विजन है कि वो कंप्लीट कर रहे हैं, वो सेंट्रल एशिया तक अपने आप को पहुंचा रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को वहां पर पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली अगर वो पाकिस्तान को यूज करेंगे तो उनका कॉस्ट कमाएगा, इसलिए अगर उनकी चीजें पाकिस्तान के रूट से जाएंगे, ज्यादा जाएंगे, रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होगी, उनकी जीडीपी मजबूत होगी। जब जीडीपी मजबूत हो जाएगी किसी भी मुल्क की दुनिया में, तो वो आगे तरक्की या वो दुनिया पर कंट्रोल कर सकती है। इसीलिए यूएसए नहीं चाहती कि चाइना आगे चले जाए और सीपेक कामयाब हो। तो अब यहाँ पर अगर पहले पाकिस्तान को यूएसए यूज करता हमें नजर आ रहा है कि अगर अफगान जहाद में अगर आप देख ले, पाकिस्तान बहुत ज्यादा जाने गंवा भी दिए हैं और यूज भी हुआ है। पाकिस्तान ने यूएसए के कहने पर अफगानिस्तान में एक जंग भी लड़ी थी। अब मजीद यूएसए के लिए पाकिस्तान शायद ऐसा कोई प्रॉफिटेबल या सुटेबल ऑप्शन ना हो कि वो इंडिया को इस ऑप्शन को यूज करे, यानी वो इंडिया को यूज कर सकता है किसके लिए, चाइना के लिए। तो इस यानी एनालिसिस हम अगर इस तरह करें कि वॉर है सुपर पावर्स की, बड़े बड़े ममालिक की, और इस वॉर में जो कुर्बानी का बकरा या कुर्बानी का जो बकरे बना रहे हैं वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, इंडिया, इस तरह के फॉर्मेट हमें नजर आते हैं। तो इनका भी अपना जंग है, अपने जो इकोनॉमिक वॉर चल रही है वो इस तरह के ममालिक को यूज कर सकते हैं। और इस तरह के अगर आप बलूचिस्तान की हालत या सिचुएशन देख लें, जो सीपेक का एक गवादर रूट या गवादर का प्लेटफॉर्म है, वहां पर भी ये इंटरनेशनली बाहर के जो यूएसए या इस तरह के बड़े बड़े ममालिक है वो नहीं चाहते कि ये सी रूट या ये जो गवादर है या सीपेक है वो कामयाब हो जाए। आप देख लें कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए है उसका वाज़ेह तौर पर, और डोनाल्ड ट्रंप का वाज़ेह तौर पर एक स्टेटमेंट आई है कि हम इंडिया के साथ है इस अटैक में, इस तरह के वाकयात में। तो एक कंक्लूजन हम इस क्वेश्चन पे देंगे कि क्या ये जो एक क्वेश्चन है इंग्लिश में, डज दिस स्पेल अ मेजर इन टेंशन बिटवीन टू कंट्रीज, क्या ये एक मेजर टेंशन बन सकता है या नहीं। पिछले 60 साल से 70 साल से ये मुझे लगता है एक पॉलिटिकल ड्रामा है। इंडिया में अगर बात करें, इंडिया में इस वक्त असर सोख रखने वाली जो एक पार्टी है जिसको हम बीजेपी कहते हैं, बीजेपी का जो टोटल वोट बैंकिंग है वो इस एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के ऊपर है कि हम पाकिस्तान हमारे खिलाफ ये कर रहा है, हम उसके बरअक्स या उसके अगेंस्ट में इस तरह के एक्शंस लेंगे, अपने मुल्क को इस तरह बचाएंगे, अपनी इकोनॉमी को इस तरह आगे बढ़ाएंगे। यानी लोगों को, आम पब्लिक को उकसाना या आम पब्लिक को अपनी तरफ या अपना एक अट्रैक्शन उनको शो कराना। तो इस तरह का आपका एक आइडियोलॉजी होना चाहिए, इस तरह का नजरिया, एक स्लोगन होना चाहिए कि वो अट्रैक्ट हो जाए। इसी तरह सेम एज इट इज पाकिस्तान में भी ये होता है कि जब पाकिस्तान 1947 में बना था तो उसने अपने आप को एक सिक्योरिटी स्टेट डिक्लेयर किया था कि मेरे तरफ आसपास बॉर्डर है और मैं एक सिक्योरिटी स्टेट हूं, जो मुझे खतरात होते हैं मुख्तलिफ ममालिक से। अब अगर आप एक दूसरे बॉर्डर पर आप दोस्ती करते हैं तो वो जो सिक्योरिटी स्टेट का स्टेटमेंट था आपका, जिसके ऊपर आप बजट में बहुत ज्यादा पैसे कर रहे हैं और उसके लिए आप मखसूस बजट दे रहे हैं कि इस तरह के मसाइल, इस तरह के हालात हैं, उनको डील करने के लिए हमें बजट चाहिए होती है। अगर आप फ्रेंडशिप करते हैं तो अमन आ जाएगी, हालात ठीक हो जाएंगे, बेहतरी आएगी। लेकिन अगर ये बेहतरी आ जाती है तो जो बजट का आपका ऑब्जेक्टिव था या स्टेटमेंट थी 1947 की, वो खराब हो जाती है। तो इसलिए ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है, कहानी है जो कि हम 70 साल से सुन के आ रहे हैं। इसमें किसी ऐसे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये होता रहता है। और अगर आप देख लें 2019 में, 2016 में यूरी में इस तरह पुलवामा का एक वाकया हुआ था, न कोई इंडस वाटर ट्रीटीज खत्म हो गई, न कोई ऐसा वाकया हमें नजर आया। तो एक गेम है, चलता आ रहा है और हम देखते रहे। उम्मीद यही है कि आपको ये इंफॉर्मेशन और ये जो पार्ट 2 है पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो या इस इंफॉर्मेशन के तहत दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि इस इंफॉर्मेशन के हवाले से मैं एक दो आर्टिकल जिसका पीडीएफ बना करके सब्सक्रिप्शन में या डिस्क्रिप्शन में आपके पास मैं मेंशन करूंगा, आप वहां से भी ये मालूमात देख सकते हैं, जो कि अल जज़ीरा और बीबीसी इस तरह के अच्छे और हमारा यही जो ट्रस्ट है उनके ऊपर के बुनियादी तौर पर, या मोस्टली वो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं या वो जो रिपोर्ट्स होते हैं, अल जज़ीरा, बीबीसी, इस तरह के बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो काफी हद तक वैलिड होते हैं। ज्यादा फॉल्स स्टेटमेंट्स वो यहाँ पर नहीं डालते, कोशिश यही होती है उनका। लेकिन डिक्टेट हर प्लेटफॉर्म होता है, इसमें 100% वो वैलिड या 100% वो राइट नहीं होते। जो डॉक्यूमेंट्स है या इंफॉर्मेशन है इस तरह के टॉपिक्स के हवाले से, वो सब्सक्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।